बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैल्शियम को। पहली बात तो ये कि कैल्शियम एक मैक्रो एलिमेंट है, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 to 1.5 kg तक कैल्शियम होता है। ठीक है, और ये तकरीबन 99% जो है वो बोन्स के अंदर मौजूद होता है, बाकी 1% मसल में और ब्लड में मुख्तलिफ जगहों पे होता है। अच्छा, फिर सत्या के अंदर बहुत ढेर सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं कैल्शियम के। वैसे मेरा नहीं ख्याल एससीक्यू आता है कि सारे फंक्शंस आप लिखें, लेकिन एमसीक्यू भी आ सकता है और एससीक्यू भी आए तो थोड़े बहुत आपको आने तो चाहिए हैं। तो ये बस छापना ही होता है, तो इसके लिए जो निमोनिक है वो आपके पास है MBBS छापना। ठीक है, कैल्शियम के फंक्शन को याद करने के लिए निमोनिक क्या है? MBBS छापना। M स्टैंड्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें आपको पता है ट्रेटिनोइन पे जाके कैल्शियम लगता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम का रोल प्ले करता है। फिर B स्टैंड फॉर बोन्स एंड टीथ डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया कि बोन्स के अंदर ज्यादातर मौजूद होता है, तो बोन्स एंड टीथ डेवलपमेंट। दूसरा B स्टैंड फॉर ब्लड कोएगुलेशन। हम जब फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कैल्शियम के बगैर ना इंट्रिंसिक पाथ से पूरा होता है ना एक्सट्रिंसिक पाथ से, तो ब्लड कोएगुलेशन में भी हमें पता है कि बहुत ज्यादा रोल होता है कैल्शियम का। फिर S स्टैंड फॉर सिक्रीटरी प्रोसेस। ये जो एक्सोसाइटोसिस है और इसी तरह वैसे एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस वगैरह, ये भी जो आपके पास सारे एक्सक्रीटरी कहना सॉरी सिक्रीटरी, एस फॉर सिक्रीटरी प्रोसेस। ठीक है, वो जो सेल मुख्तलिफ चीजें बाहर निकाल रहा होता है, वो जो प्रोसीजर्स है आपके पास उनके अंदर खास तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है प्रोसेसेस सच एज एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड सेल मोटिलिटी। ठीक है, तो सिक्रीटरी प्रोसेसेस वगैरह के अंदर भी ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर MBBS। फिर छापना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है C स्टैंड फॉर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी आप कह सकते हैं, सेल टू सेल जंक्शन वगैरह, या सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जिसको आप कहते हैं ना, तो वो आपके पास कैल्शियम उसके अंदर भी रोल प्ले कर रहा होता है। जब हम हिस्टोलॉजी में सेल जंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको याद होगा एक तरफ की जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो दूसरी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ कैल्शियम के थ्रू जोड़ रही होती है, तो वहां भी हमने कहा था कि जंक्शन में कैल्शियम का रोल प्ले कर रहा होता है। तो C स्टैंड फॉर कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, या आप कह सकते हैं सेल टू सेल जंक्शन। ऑल राइट, फिर H स्टैंड फॉर हार्मोन्स का जो रिलीज है उसको भी कैल्शियम स्टिमुलेट कर रहा होता है, कि मुख्तलिफ हार्मोन्स जो रिलीज करवा रहा होता है। वैसे भी अपने से रिलेटेड हार्मोन्स है, कैल्सीटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन, इनको भी रेगुलेट कर रहा होता है। कैल्शियम के प्लाज्मा लेवल की बेस पे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर A स्टैंड फॉर एक्शन ऑन दी हार्ट। कैल्शियम का हार्ट के ऊपर भी एक्शन होता है, हमें पता है। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया के अंदर हमारे पास हार्ट का जो मसल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स वगैरह चेंज हो रही होती है, तो एक्शन ऑन हार्ट। ठीक है, बाद फिर आता है P स्टैंड फॉर परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी और उसकी जो परमिएबिलिटी है उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमारे पास कैल्शियम। तो P स्टैंड्स फॉर परमिएबिलिटी, N स्टैंड्स फॉर नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन में भी हमारे पास कैल्शियम अपना रोल प्ले कर रहा होता है। और आखिर में जो A आता है, A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स को कैल्शियम एक्टिवेट करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, फिर इसमें ना एक और पॉइंट भी है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स ही, आप उसको याद रख लीजिएगा। कलमेडलिन मीडिएटेड एक्शन होता है, यानी कि कैल्शियम जाता है वो जाके कलमेडलिन प्रोटीन के ऊपर अटैच होता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है कलमेडलिन के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स मिलके फिर ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात भी है। अच्छा, उसके अलावा कैल्शियम जो है वो इंट्रा सेलुलर मैसेंजर के तौर पर रोल प्ले भी करता है, जिसको आप सेकेंड मैसेंजर कह सकते हैं। मतलब सेकेंड मैसेंजर भी होता है कई दफा, सेकेंड मैसेंजर का जो रोल है वो भी कई दफा कैल्शियम अदा कर रहा होता है। तो यही कि सेल्स के अंदर एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा होता है कैल्शियम। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस है कैल्शियम के, जो कि आमतौर पे आपको बस इस तरह से है कि MCQ वगैरह के लिए जब किसी जगह पे आया जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शंस कैल्शियम प्ले कर रहा होता है। ठीक है, सोशल की बात की जाए तो बचपन से कह रहे होते हैं बेटा दूध पिया करो, कैल्शियम आना चाहिए, तो दूध वगैरह के अंदर होता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो एडल्ट मेन एंड वुमेन के अंदर 800 मिलीग्राम्स पर डे, 800 मिलीग्राम्स पर डे हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। फिर आते हैं हम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की तरफ। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं पहले ये सारा कुछ इरेज कर रहा हूँ। बात कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर हुई होती है। ठीक है, लोकेशन पता होनी चाहिए। और दूसरा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन एनर्जी डिपेंडेंट होती है। ठीक है,
फिर देखते हैं कौन से फैक्टर हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, ठीक है, तो या इनहिबिट करते हैं। तो पहले देखते हैं प्रमोट करने वाले फैक्टर्स। नंबर 1 आता है विटामिन डी। ये विटामिन डी जो है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। बचपन से पढ़ते हैं कि वैसे भी आपको पता है दूध भी कहते हैं विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क। इसका मतलब होता है कि ये दूध पियेंगे इसमें विटामिन डी भी है, यानी कैल्शियम तो होता ही है, विटामिन डी भी है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी का इस वजह से खास रोल होता है। हार्मोन में पैराथायरॉयड हार्मोन, ये तो बच्चे को पता होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का काम होता है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक होगी बात। अच्छा, फिर लो पीएच हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एसिडिटी आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि लो पीएच। लो पीएच में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इनकरेज होती है। उसके अलावा एक दो और चीजें भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लैक्टोज, ये भी अगर आपके पास गट में मौजूद हो तो ये भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है। और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जैसा कि लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स भी आपके पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये सारे वो फैक्टर है, ये 5 वो फैक्टर है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें से एमसीक्यू के लिए भी कुछ आपको समझ में होना चाहिए, बाकी अगर एमसीक्यू में आ जाएगा विटामिन डी से क्या होगा तो पता होना चाहिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, ठीक। फिर कौन से फैक्टर है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं? जाहिर बात है, अगर लो पीएच एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रही है तो हाई पीएच एब्जॉर्प्शन को कम करेगी, ठीक। तो एक तो चीज, पहली चीज मैंने लिख दी हाई पीएच, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज आती है आपके पास फाइटेट्स एंड ऑक्सलेट्स। अच्छा, ये जो फाइटेट्स है ना, ये कोई काफी ज्यादा मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को ये कम कर रहे होते हैं। तो बहुत से मिनरल्स में हम जब एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स को पढ़ रहे होंगे तो उसमें फाइटेट्स का जिक्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइटेट्स जो है ये एब्जॉर्प्शन कम ही करते हैं, सिर्फ कैल्शियम की नहीं और भी बहुत सी जगहों पे हम इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए इंशाल्लाह आपको ये याद रहने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की या फॉस्फेट की जो रेशो है ना, ये बड़ी मैटर करती है। ये रेशो अगर तो 1:2, यानी कि 1 गुना कैल्शियम और 2 गुना फॉस्फेट, या 2:1, या इसके बीच में कुछ भी, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट बराबर हो, या कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम थोड़ा ज्यादा हो जाए या फॉस्फेट थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन फॉस्फेट 2 टाइम्स से ज्यादा ना हो। अगर फॉस्फेट ज्यादा है तो फॉस्फेट 2 टाइम्स से ज्यादा ना हो, और एट द अदर साइड अगर कैल्शियम ज्यादा है तो कैल्शियम भी 2 टाइम्स से ज्यादा ना हो। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए कहता हूँ, कैल्शियम है आपके पास 10, अभी यूनिट आप कुछ भी ज्यूम कर ले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैल्शियम है आपके पास 10 और फॉस्फेट है आपके पास 8। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। और कैल्शियम 10 है, फॉस्फेट है आपके पास 6, अभी भी ठीक है। कैल्शियम 10 है, फॉस्फेट है आपके पास 5, तो अभी आप देख ना 2:1 बन रही है, तो अभी भी ठीक है। अब जब 5 से भी कम होना शुरू हो जाएगा, फॉस्फेट रह गया आपके पास 4, तो अब ये जो है ये आपके पास रेशियो इतनी फेवरेबल नहीं है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। मजीद ये कम हो रहा है तो फिर फेवरेबल नहीं रहती एब्जॉर्प्शन के लिए। इसी तरह वेरी सिमिलरली अगर कैल्शियम 10 ही है और फॉस्फेट है आपके पास 15, वेरी गुड, अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि अब 1:, ये ज्यादा हो गया हुआ ना, ठीक है, या आप कह सकते हैं 2:3 बन गई हुई है। अच्छा, 15 से इंक्रीज करते करते फॉस्फोरस हो गया आपके पास 20, अभी भी ठीक है, क्योंकि ये 1:2 बन गया, ठीक है। जब फॉस्फोरस 20 से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम का डबल से भी बढ़ जाएगा, तब जाके ये कैल्शियम फॉस्फेट रेशो जो है वो ऐसी खराब हो जाएगी, यानी तब जाके फॉस्फोरस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा जो डाइटरी फाइबर होता है, जो जो क्या होता है, जो कि ग्रेन्स वगैरह में होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए होता है, ये डाइटरी फाइबर भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है हमारे फूड में, अगर ये वो भी डिक्रीज करता है। अच्छा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने में हमने पढ़े थे अमाइनो एसिड, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने में होते हैं फैटी एसिड, ठीक हो गई बात, चलो बात समझ में आ गई। लो पीएच एब्जॉर्प्शन इनकरेज करती है, हाई पीएच एब्जॉर्प्शन डिस्करेज करती है, सही। विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन एब्जॉर्प्शन को इनकरेज करते हैं, और इधर फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स वगैरह एब्जॉर्प्शन को डिस्करेज करते हैं। अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती हैं, फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करती हैं।
और कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो का भी एब्जॉर्प्शन में खास रोल होता है। तो ये तो हमने एब्जॉर्प्शन को पूरी डिटेल से डिस्कस कर लिया। एब्जॉर्प्शन हो जाती है और फिर आपके प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम की क्या कंसंट्रेशन है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, कैल्शियम एक थोड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो इसकी ये जो वैल्यू है प्लाज्मा कंसंट्रेशन की, ये खास तौर पे वो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये आपको याद होनी चाहिए। और बाकी प्लाज्मा में किस फॉर्म में होता है, कुछ आयोनाइज फॉर्म में होता है, कुछ फ्री फॉर्म में होता है। आयोनाइज स्ट्रेट वगैरह आयंस वगैरह बनाए हुए होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स के साथ बाउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब जो आपके ब्लड से निकलता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर बोन्स में ब्लड से जाना है कैल्शियम ने, तो वो आयोनाइज फॉर्म जाती है। जो प्रोटीन के साथ अटैच कैल्शियम है वो ब्लड से ट्रेवल नहीं, वो ब्लड से बाहर नहीं जाता आमतौर पे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यूज कौन सी फॉर्म में हो रही होती है? आयोनाइज्ड फॉर्म में। इसीलिए आयोनाइज्ड फॉर्म को बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। और वैसे ये जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, इसमें से तकरीबन आधा जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में ही पाया जाता है। 50% of the calcium in the blood या 50% of the calcium in the plasma is in the ionized form। ठीक होगी बात। तो ये तो हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। अभी तक हमने फंक्शंस डिस्कस कर लिए। एमबीबीएस छापना होता है, सोर्सेज और रिक्वायरमेंट देख ली, फिर एब्जॉर्प्शन देखी और हमने एब्जॉर्प्शन के फैक्टर भी देखे, क्या चीजें इसको इंक्रीज डिक्रीज करती हैं। प्लाज्मा लेवल देखा। अब हम देखते हैं कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ तो चीजें वही हैं जो हमने रेगुलेशन में पढ़ी थी। आपको याद होगा हमने कहा था पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इसी तरह से हमने कहा था विटामिन डी इंक्रीज करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं ना। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मा लेवल को। प्लाज्मा लेवल में भी पहली चीज आती है विटामिन डी, जिसको आप कहते हैं कैल्सीट्रायोल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जब हम फैक्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले आता है कैल्सीट्रायोल। ये कैल्सीट्रायोल जो कि लिवर और किडनी के अंदर सिंथेसाइज, फाइनली तो किडनी में सिंथेसाइज हो रहा होता है, लेकिन लिवर के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। इसकी एक्टिव फॉर्म का नाम होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है जिसको कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है और इसी तरह से प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो नंबर एक फैक्टर आ गया विटामिन डी जो कि इंक्रीज करता है। फिर दूसरा फैक्टर होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि 2 पेयर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होता है। ये एक सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये थोड़ी सी उन्होंने उसकी बेसिक्स और फंडामेंटल्स वगैरह बता दी हैं। फिर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज कब होता है? जब ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज करे। ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका काम भी ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को किस तरह से इंक्रीज करता है? 3 जगहों पे मुख्तलिफ एक्शन कर रहा होता है, 3 ऑर्गन्स पे। ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये 3 ऑर्गन्स पे एक्शन कर रहा होता है। नंबर 1 ये बोन्स पे एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, नंबर 2 ये किडनीज पे भी अपना एक एक्शन कर रहा होता है, अभी हम देखते हैं क्या एक्शन करता है। और नंबर 3 इंटेस्टाइन्स पे भी इसका एक एक्शन है। सबसे पहले तो बोन्स पे क्या एक्शन है? बोन्स अगर वो देखे कि ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन बोन्स से कैल्शियम को निकाल कर ब्लड में डालता है, यानी कि बोन्स की डीमिनरलाइजेशन करवाता है, जिसके लिए खास सेल्स आपको पता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं। ठीक है, और जिन चीजों को, जिन एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज करता है बोन की डीमिनरलाइजेशन के लिए, उन एंजाइम्स का नाम है पायरोफॉस्फेटेज और कोलेजिनेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पायरोफॉस्फेटेज, ठीक है, और कोलेजिनेज। इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ताकि ये एंजाइम्स बोन की डीमिनरलाइजेशन करें और कैल्शियम को बोन से निकाल के ब्लड में डालें। सही हो गई बात। फिर हम देखते हैं जी किडनी पे, ये तो बोन्स पे देख लिया, फिर किडनी पे क्या एक्शन होता है? असल में किडनी में भी 2 तरह की चीजें हैं। नंबर 1 ये डायरेक्टली कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाती है, यानी कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करता है, कैल्शियम बॉडी से कम बाहर निकले। दूसरा, मैंने आपको बताया था जो विटामिन डी है ये भी किडनी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसकी भी प्रोडक्शन को पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कर रहा है। अब यानी कि विटामिन डी डायरेक्टली कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा होता है, तो चूंकि पैराथायरॉयड हार्मोन भी विटामिन डी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो इनडायरेक्टली ये भी
कैल्शियम लेवल को ही इंक्रीज कर रहा है। ठीक होगी बात। तो ये किडनी में एक्शन देख लिया हमने बताया पैराथायरॉयड हार्मोन किडनी में 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पे काम करता है। 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विटामिन डी की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। ये खास तौर पर जब हम विटामिन डी का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन का इंटेस्टाइन्स पे देखो तो इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को ये इंक्रीज कर रहा होता है। तो कितना मल्टी डायमेंशनल काम कर रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन। नंबर 1 कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, फिर उसकी एक्सक्रीशन भी कम होने दे रहा है, और नंबर 3 बोन्स में से भी निकाल कर ब्लड में ला रहा है। तो हर तरह से ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है। 2 फैक्टर पढ़ लिए हमने, विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन। तीसरा फैक्टर, बचपन से जब हम पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ कैल्सीटोनिन भी पढ़ते हैं। कैल्सीटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन का एंटागोनिस्ट है, इसने ऑपोजिट काम करना है। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है तो ये कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन बोन्स से निकाल के कैल्शियम ब्लड में डालता है, कैल्सीटोनिन ब्लड से निकाल के बोन्स में डालता है। ठीक। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम कम करता है, कैल्सीटोनिन एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को ज्यादा कर देता है। यानी बात समझ में आ गई है। तो मतलब कि एंटागोनिस्ट है, ऑपोजिट काम कर रहा होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन तब ज्यादा रिलीज होता है जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करे। ठीक है। और कैल्सीटोनिन तब ज्यादा रिलीज होता है जब ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करे। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मौजूद हैं, ये चीज हमने देख ली है जी। अब वो कह रहे हैं कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो है ये बड़ी मैटर कर रही होती है। पहले हमने एब्जॉर्प्शन में भी जिक्र किया था इसका कि उसके लिए भी गट के अंदर एक पर्टिकुलर कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो होनी चाहिए। और अब हम बात कर रहे हैं कि कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स के लिए भी कैल्शियम और फॉस्फेट की एक खास रेशियो होनी चाहिए है। फिर वो बता रहे हैं अगर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन करें, कैल्शियम की आपको पता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इसी तरह फॉस्फेट के भी जितने भी मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो इनको मल्टीप्लाई करके एडल्ट्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए 40। ठीक है जी। एडल्ट्स में इसका आंसर 40 आता है। चिल्ड्रन में चूंकि कैल्शियम और फॉस्फेट ज्यादा होना चाहिए, बोन डेवलपमेंट हो रही है, अभी ग्रोथ का काम हो रहा है, तो चिल्ड्रन में इसका आंसर आता है 50। ठीक है। और इसी तरह अगर कैल्शियम और फॉस्फेट इतने कम हो गए हैं कि इनकी प्रोडक्ट का आंसर 30 से भी कम हो गया है, तो इस सूरत हाल में रिकेट्स होना शुरू हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज होना शुरू हो जाती है। तो एमसीक्यू में ये आ जाती हैं तीनों वैल्यूज, तो ये आपको याद होनी चाहिए। एडल्ट्स में प्रोडक्ट 40 होनी चाहिए, चिल्ड्रन में ज्यादा यानी कि 50 होनी चाहिए, और डेफिशिएंसी में ये कम हो जाती है, 30 से कम होती है, उसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम इंटू एक तो कैल्शियम इंटू फॉस्फेट रेशियो एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंस रखती थी और बॉडी के अंदर में भी बोन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और दूसरे नंबर पे इसकी जो प्रोडक्ट है उसका आंसर 40 होता है एडल्ट्स में, 50 होता है चिल्ड्रन में, और 30 होता है डेफिशिएंसी वाले लोगों के अंदर। ठीक होगी बात। फिर वो जिक्र करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम का। एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इंटेस्टाइन्स के थ्रू होती है, जितनी भी होती है वो इंटेस्टाइन्स के थ्रू होती है, यूरिन के थ्रू होती है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। फिर आता है कैल्शियम इन द टीथ। अच्छा, कैल्शियम बोन्स और टीथ डेवलपमेंट दोनों में रोल प्ले करता है। ठीक है। अलबत्ता एक बात देखिएगा, हम बाद में जब दिल करे बोन से कैल्शियम निकाल लेते हैं, जब दिल करे बोन्स में कैल्शियम डाल देते हैं। आपने देखा पैराथायरॉयड हार्मोन बोन से कैल्शियम को निकालता है, कैल्सीटोनिन बोन्स में कैल्शियम को डालता है। ठीक है। तो ये सारी उम्र जो बोन्स है उनको हम इस तरह से करते रहते हैं, जबकि टीथ में एक दफा अगर प्रॉपर मिनरलाइजेशन होगी तो बार बार उसकी डी मिनरलाइजेशन नहीं होती। ठीक है। बोन्स की डीमिनरलाइजेशन होती है, टीथ की डीमिनरलाइजेशन नहीं होती। इसलिए जब डेवलप हो रहा होता है, जब बच्चा ग्रोथ स्टेज में होता है, तो उस वक्त कैल्शियम अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी टीथ की प्रॉपर कैल्सिफिकेशन हो जाए, टीथ प्रॉपर डेवलप हो जाए। बस एक दफा टीथ डेवलप हो गए, अब उसका पक्का काम हो गया, अब टीथ ने बार बार डी कैल्सिफिकेशन को फेस नहीं करना। तो जिंदगी में टीथ की डी कैल्सिफिकेशन डी मिनरलाइजेशन नहीं होती, जबकि ये बोन्स की होती है। तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को भी डिटेल से देख लिया, बल्कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल के बाद कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो भी देखी, और हमने टीथ वगैरह के अंदर भी कैल्शियम की सिग्निफिकेंस देखी। और एक्सक्रीशन तो वैसी सीधी सी बात है कि यूरिन के थ्रू हो रही होती है। अब हम आते हैं डिजीजेस ऑफ कैल्शियम में। ठीक होगी बात। डिजीज ऑफ कैल्शियम आपको पता है, डिजीजेस में पहले तो हम यही कहते हैं कि अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपर कैल्सीमिया, अगर कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया, 9 या 11 से ज्यादा हो जाए तो हाइपर कैल्सीमिया, और 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है। ज्यादा हाइपरकैल्सीमिया और इससे भी कम हाइपोकैल्सीमिया। अब हम देखते हैं, अच्छा ये कब होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या काम है,
ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करना, ऐसे ही है ना। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा और हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में हाइपो कैल्सीमिया हो जाएगा। को मैंने मुश्किल बात की है, दोबारा बताता हूँ यार। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है ना, तो ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन का मतलब ज्यादा कैल्शियम लेवल, ठीक। तो हाइपो पैराथायरॉयड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाता है तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। इसी तरह से हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में कम पैराथायरॉयड हार्मोन है तो कम कैल्शियम होगा, इसलिए हम कहते हैं हाइपो कैल्सीमिया हो गया, ठीक है। ये तो हमने एक एक फैक्टर देख दिया हाइपर और हाइपो कैल्सीमिया का। हाइपर कैल्सीमिया में इश्यूज क्या आना शुरू हो जाते हैं, यूरिनरी स्टोन्स भी फॉर्म हो सकते हैं, आपको पता है कैल्शियम ऑक्सलेट और मुख्तलिफ तरह के स्टोन्स होते हैं। उसके अलावा इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि लिथार्जी, मसल वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो हार्ट के मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम का हार्ट के ऊपर भी एक एक्शन होता है। तो ये हमने मुख्तलिफ चीजें देख ली है पैरा हाइपर कैल्सीमिया की। फिर हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा, कैल्शियम डिक्रीज कर गया है, इसमें टेटनी हो सकती है, यानी कि मसल खुद ही बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम का मसल एक्शन में भी रोल होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जगहों पर रोल है, इसी वजह से डिजीज में मुख्तलिफ चीजें इफेक्ट हो रही होंगी। और अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट क्या है, किसी में कैल्शियम कम है इसका ट्रीटमेंट क्या है यार, विटामिन डी का इंटेक करे और कैल्शियम का इंटेक करे। कैल्शियम का इंटेक करे ताकि बॉडी में ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके और विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा, इसलिए विटामिन डी ज्यादा खाना चाहिए और कैल्शियम ज्यादा इंटेक करना चाहिए, ठीक होगी बात। तो ये तो हमने अच्छी डिस्कस कर ली। फिर जनाबे वाली डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की एक बड़ी खास डिजीज का जिक्र किया जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और उसका नाम होता है रिकेट्स। ये रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रही होती है। रिकेट्स बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की डिजीज है, ठीक है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खराब होगी तो बोन्स में प्रॉपर कैल्शियम नहीं पहुंच सकेगी, बोन्स की प्रॉपर शेप नहीं होती, बल्कि कई होते वेट बेयरिंग बोन्स है वो बो हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास इश्यूज आ रहे होते हैं रिकेट्स के अंदर। तो ये मतलब बोन्स की खराबी है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, कई जगह होता है अब विटामिन डी का इंटेक बंदे ने सही कर दी है, ज्यादा इंटेक कर रहा है, उसके बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे रिकेट्स को हम कहते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। कोई विटामिन डी का इंटेक कर रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई मतलब फायदा नहीं हो रहा, तो क्या है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी कहते हैं, और इसको हम रीनल रिकेट्स भी कहते हैं। रीनल रिकेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स में जो कल्प्रेट है वो किडनी होती है। बात असल में क्या है, विटामिन डी हम लोग इंटेक करते हैं, फिर मैंने आपको बताया था वो कोल कैल्सिफेरोल और विटामिन डी की कुछ लिवर में प्रोसेस होता है, 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, फिर इसी तरह किडनी में अल्टीमेटली विटामिन डी स्टिमुलेट की एक्टिव फॉर्म बन रही होती है, ठीक है। अल्टीमेटली विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रायोल जिसको हम कहते हैं, या 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल जिसको हम कहते हैं, ये किडनी में बनती है, ठीक है। जब किडनी डैमेज होगी, जब किडनी से ही काम नहीं करेगी तो वो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब बंदा खा तो बहुत रहा है विटामिन डी, लेकिन उसकी एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए बंदे को विटामिन डी से फायदा नहीं हो रहा होता। तो इसको हम कहते हैं रीनल रिकेट्स, या इसको हम कहते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ठीक होगी बात, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये जो है ना रिकेट्स, ये आमतौर में किस में होता है, बच्चों में। बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस नाम से जाहिर है, ऑस्टियो का मतलब बोन्स और प्रोसेस लगता है पोज जैसे पैदा हो रहे हो, तो ये भी एक डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन की डिजीज है जो कि एडल्ट्स में होती है, ठीक है, खास तौर पर। अच्छा, एल्डरली एजेस पे, ओल्ड एज में जाके ऑस्टियोप्रोसिस होना शुरू होती है, जब वो बूढ़े कहते हैं ना हड्डियां भुरना शुरू हो गई हैं, तो दैट इज बेसिकली ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोप्रोसिस फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है, उसकी रीजन ये है जब फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव साइकिल रुकता है, एस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो चेंज होते हैं, तो एस्ट्रोजन के लेवल चेंज होने से हमारे पास बोन्स की डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, तो ऑस्टियोप्रोसिस ज्यादा होता है फीमेल्स के अंदर। ये फिर फ्रैक्चर वगैरह कॉज करता है, और इसको हम एक साइलेंट थीफ कहते हैं, मतलब चुप करके अपना काम करता रहता है और बंदों को पता भी नहीं चलता। एटियोलॉजी यानी इसके कॉजेज में उन्होंने यही बताया हुआ है कि ये ऐसा एज की वजह से होता है, और वुमेन के अंदर खास तौर पर मैंने आपको बताया है कि ये पोस्ट मेनोपॉजल
तब जाके जब हार्मोन्स में चेंजेस आना शुरू होती हैं तो उसके अंदर ये खास तौर पर डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स हार्मोन्स की वजह से होना शुरू होता है। अच्छा जी, इसका ट्रीटमेंट सीधी सी बात है क्या होगा, फीमेल्स के अंदर तो एस्ट्रोजन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं कि भैया ज़्यादा कैल्शियम खाओ, साथ साथ विटामिन डी भी ज़्यादा खाओ ताकि विटामिन डी खाने से आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम भी अच्छी हो जाए। और मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम ज़्यादा कर लेना होता है, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, जो बेसिक्स में पीछे पड़ चुके हैं वो यहाँ पर ट्रीटमेंट में आएगा। फिर एंड में एक चीज़ आती है ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस को हम मार्बल बोन डिजीज भी कहते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज है। इसमें बेसिकली बोन्स के अंदर ज्यादा कैल्शियम भरती जाती है। बोन्स के ऊपर दो एक्शन थे, आपको पता है। पैराथायरॉयड हार्मोन बोन से कैल्शियम निकालता था और कैल्शियम बोन्स में कैल्शियम डालता था। ठीक है, ऑस्टियोपेट्रोसिस में बोन से कैल्शियम निकालने वाला काम खराब हो जाता है। बोन से कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं किया जा रहा होता, जिसकी वजह से कैल्शियम कंटेंट बहुत इंक्रीज कर देता है बोन्स के अंदर। बोन्स की डेंसिटी इंक्रीज कर देती है। इसको हम नाम देते हैं मार्बल बोन डिजीज। ठीक है, और भी जगहों पे कैल्शियम बढ़ जाता है, सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन भी हो जाती है। तो ये एक इशू है एक्स्ट्रा कैल्शियम हो जाने का, जिसको हमने नाम दिया ऑस्टियोपेट्रोसिस। मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑस्टियोपेट्रोसिस, या हम इसको मार्बल बोन डिजीज भी कहते हैं। तो यहां तक हमारी कैल्शियम की डिजीजेज भी कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने पहले हाइपरकैल्सीमिया पढ़ा, फिर हाइपोकैल्सीमिया, फिर रिकेट्स, फिर ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स, और फिर ऑस्टियोपेट्रोसिस हमने एंड में स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ट्रीटमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसी का भी मतलब के ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी या हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट भी यही है कि कैल्शियम का इंटेक किया जाए अलॉन्ग विद विटामिन डी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।